जय माता दी, सभी को राधे राधे। हिंदी साहित्य सरल इतिहास देख रहे हैं। इसमें लास्ट है, इसमें आधुनिक काल का, फिर उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं। 7वें दशक के मध्य से भारतीय जनमानस में प्रतीक्षा का भाव समाप्त हो चला। इसके स्थान पर मोह भंग और सामाजिक परिवर्तन के लिए आतुरता, अधीरता का भाव पैदा हुआ। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह नेहरू युग की समाप्ति के बाद राजनीतिक आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की व्यापक मांग ही प्रतिफलन था। कहानी की रचना में रत होने वाले नवयुवक कहानीकार सत्ता के प्रति आक्रोश में रवैया रखते थे। उनका यह रवैया उनकी कहानियों में हो। जिन कहानीकारों में आक्रोश के साथ स्थिति की पहचान और समझ भी थी, उन्होंने सार्थक कहानियाँ लिखी। यह आक्रोश और समझ नए कहानीकारों की भाषा को वाणी एवं खुलापन देती है और व्यंग्यपूर्ण तेवर भी भ्रष्टाचार कितना सहज और स्वीकार बन गया है, इसकी अभिव्यक्ति इन कहानीकारों की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। इसी कारण इनकी रचनाओं में घृणा क्षोभ है। इससे स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, शिवमूर्ति, ज्ञान रंजन, काशीनाथ सिंह, पंकज बिष्ट, असगर वजाहत, मिथिलेश्वर, कामतानाथ, संजीव की कहानियाँ कलात्मक संयम के साथ व्यक्त करती हैं। इन कहानीकारों में मिलने वाला व्यंग्य वास्तविक और पैना है। इस बीच कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो विकसित स्थिति की संभावनाओं पर भी ध्यान देती हैं। मधुकर सिंह की एक कहानी कौन है? लहू पुकारे आदमी दिखाया। लहू पुकारे आदमी किसकी है? तो मधुकर सिंह की कहानी है। इस गरीब सवर्ण और गरीब अवर्ण वस्तुतः समान है और इसी प्रकार अमीर सवर्ण और अमीर अवर्ण भी है। यह वर्ग चेतना केवल किताबी बोध नहीं बल्कि चुनाव शिक्षा का परिणाम है। अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी सुलह किसकी है? अब्दुल बिस्मिल्लाह की में एक असहाय ग्रामीण पात्र पुलिस और उच्च वर्ग की मिली भगत पहचान कर सुलह अपने ढंग से यानी जालिम को पीट कर करता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने दलित जीवन की पठनी कहानियाँ लिखी हैं। आप पूछ सकते हैं कि दलित जीवन की पठनी कहानियाँ किसने लिखी? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। नाटक एवं एकांकी देख लेते हैं। स्वतंत्रता तो हिंदी साहित्य में नाटकों की आवश्यकता का अनुभव किया गया। यह भी अनुभव किया गया कि नाटकों की रचना के लिए यह समय उपयुक्त है, किंतु उस मात्रा और गुण में नाटकों की रचना नहीं हुई। इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदी में के अपने रंगमंच का अभाव है। हिंदी क्षेत्र में लोक नाट्य रूपों की कमी ही नहीं है। स्वांग, नौटंकी, विदेशिया, सपेरा यहाँ के बहुप्रयुक्त लोक नाट्य रूप हैं, किंतु परिनिष्ठिक साहित्यिक रंगमंच का उससे कोई व्यवहारिक संबंध नहीं रहा। हिंदी के साहित्यिक नाटक प्रधानता पाठ्य रचनाएं हैं। अब तक केवल भारतीय के नाटकों के विषय में ही बात की जा सकती है, किंतु उनका जीवंत संबंध हिंदी की जाति नाट्य परंपरा से है। पहले से लिखने वाले अनेक नाटककार स्वाधीन भारत में भी नाटकों की रचना करते रहे हैं, जिसमें से देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने गांधी जी पर मृत्युंजय 1958। अब पूछ सकते हैं मृत्युंजय किसकी है नाटक है? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। उदय शंकर भट्ट ने शक विजय 1949। शक विजय किसका है? तो उदय शंकर भट्ट का है। नया समाज 1955। ठीक है। स्वाधीन भारत के नाटक साहित्य में पहला उल्लेखनीय नाम जगदीश चंद्र माथुर का है। जगदीश चंद्र माथुर का स्वाधीन भारत में नाटक हिंदी साहित्य में पहला उल्लेखनीय नाम है, जिन्होंने कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974 है। एक बार फिर से देख लेते हैं जगदीश चंद्र माथुर के नाटक। कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1969, दशरथ नंदन 1974। ठीक है। इन नाटकों को महत्व भी विषय वस्तु की दृष्टि से अधिक है, अभिनेता या रंगमंचिता की दृष्टि से अपेक्षाकृत कम है। इनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कोणार्क है।
मतलब जगदीश चंद्र माथुर का सबसे महत्वपूर्ण मतलब नाटक फेमस जो है प्रसिद्ध है तो कोणार्क है, जिसमें कलाकार के संघर्ष की समस्या को प्रस्तुत किया गया है। गीत नाटकों की परंपरा में धर्मवीर भारती का अंधा को, अब अंधा युग किसकी है तो धर्मवीर भारती की है का नाटक है ये भी पूछ लेते हैं कि अंधा युग नाटक है कि उपन्यास है कि कहानी है कि कविता है। ठीक है, जो कि स्वतंत्रता तो हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचना है। इसकी अभिनेता की पुष्टि महाभारत के अंतिम अंश को लेकर कौशल के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के साथ जोड़ा गया है, लेकिन इसमें युद्ध की समस्या कम है, अस्तित्ववादी और जीवन दर्शन का प्रतिपादन अधिक है। इसके रूपात्मक ढांचे पर ग्रीक नाटकों का स्पष्ट प्रभाव है। रूपात्मक ढांचे पर ग्रीक नाटकों का स्पष्ट प्रभाव है। एक दूसरा उल्लेखनीय गीत नाटक दुष्यंत कुमार का एक कंठ विश्वपाई। एक कंठ विश्वपाई किसका है? 1963 में 1963 में दुष्यंत कुमार का एक कंठ विश्वपाई। ठीक है, पूछ लेते हैं ये सब कि एक कंठ विश्वपाई किसका नाटक है तो दुष्यंत कुमार का है। मोहन राकेश अब तक की स्वाधीन भारत के सबसे सफल हिंदी नाटककार हैं। उन्होंने ऐतिहासिक कथानक पर आधारित अपनी नाट्य कृतियों को समकालीन बोध से कुशलतापूर्वक संयुक्त किया है। आषाढ़ का एक दिन 1958। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसका है? कालिदास पर आधारित है। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन नाटक जो है मोहन राकेश जी का है। किस पर आधारित है? कालिदास पर। इसकी विषय वस्तु की मूल सामग्री कालिदास की रचनाओं से जुटाई गई हैं। इसमें रचनाकार और राजसत्ता के जटिल संबंधों को भी दर्शाया गया है। इसमें रचनाकार की निजी रचनात्मक नैतिकता भी इसमें अप्रभावित नहीं रहती है। इसमें प्रेम संबंध की समस्या को संवेदनशील ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें मल्लिका इसकी मतलब वो है मल्लिका प्रियमंजरी, बहुत से पात्र हैं इसमें। आधे अधूरे 1969 स्वतंत्रता भारत का पहला हिंदी नाटक है। ये भी बहुत बढ़िया नाटक है, जिसमें टूटते हुए पारिवारिक मूल्यों को यथार्थवादी ढंग से प्रस्तुत किया गया है। सभी पात्र अपनी इच्छाओं की पूर्ति और आचरण में अपूर्ण हैं। अधूरेपन का यह एहसास हमारे युग की नियत है। अधूरेपन का यह एहसास हमारे युग की नियत है। मोहन राकेश का एक अन्य प्रसिद्ध नाटक है लहरों के राजन 1973। पहला कौन सा था? आषाढ़ का एक दिन 1958, दूसरा आधे अधूरे 1969 और तीसरा लहरों के राजहन जो 1973 है, 63 है। हाँ 63 है, 1963। यह अश्वघोष की कृति सौंदर्यानंद पर आधारित है। अच्छा, आगे देखते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के अभावग्रस्त ग्राम जीवन के सामाजिक पारिवारिक संघर्ष को अंधा कुआं। अब देखो, एक मिनट आपको क्लियर कर देते हैं। अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती का नाटक है। अंधा युग, ये अंधा कुआं है जो 1955, और अंधा युग भी 1955, कहीं कहीं 64 देते हैं। ठीक है, सॉरी, एक मिनट को, अंधा कुआं जो है 1955, ये लक्ष्मी नारायण लाल का है। ठीक, अंधा युग जो धर्मवीर भारती का जो 1955 और कहीं कहीं 56 भी देते हैं। ठीक, क्लियर। मादा कट्टस 1959 में। रक्त कमल 1962। ठीक है, 1962। एक बार फिर से देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल के अभावग्रस्त ग्राम जीवन के सामाजिक पारिवारिक संघर्ष को अंधा कुआं 1955 और अंधा युग नाटक 1955 वो भी है, वो धर्मवीर भारती का है। मादा कैक्टस 1959, रक्त कमल 1962। ठीक, क्लियर है। आदि उनके प्रतीकात्मक नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल के नाटकों में अभिनेता होती है और वे रंगमंच की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। तोता मैना शगुन पक्षी उनकी प्रयोगात्मक रचना है। अब तोता मैना शगुन पक्षी उनकी एक प्रयोगात्मक रचना है लक्ष्मी नारायण लाल के, जिसमें लोक शैली को अपनाया गया है। अन्य नाटककारों में सर्वाधिक उल्लेखनीय सुरेंद्र वर्मा हैं, जिन्होंने द्रौपदी
सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 8वां सर्ग रचना की है। अब देखो, द्रौपदी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 8वां सर्ग, ये किसकी मतलब नाटक है? तो सुरेंद्र वर्मा के। इनके नाटकों का विषय सामाजिक पारिवारिक भी होता है और ऐतिहासिक भी। सर्वेक्षण दयाल सक्सेना, लक्ष्मीकांत वर्मा, मुद्रा राजा आदि ने नाटकों की रचना की ओर ध्यान दिया। इधर भीष्म साहनी ने हानुश, अब देखो, हानुश कबीरा खड़ा बाजार में माधवी की रचना की। देखो, कबीरा खड़ा बाजार में हानुश माधवी किसके हैं? भीष्म साहनी जी के नाटक हैं। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में हानुश एवं माधवी सफलतापूर्वक दूरदर्शन पर दिखाया जा चुका। ये भी इम्पोर्टेंट है कि दूरदर्शन पर नाटक कबीरा खड़ा बाजार में हानुश माधवी दिखाए जा चुके हैं। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद सफल उल्लेखनीय एकांकी बहुत कम रचे गए। बात यह है कि एकांकी के नाम पर अधिकांशतः रेडियो एकांकी के ही लिखे जाते थे, जो बहुत कुछ सामायिक विषयों पर और रेडियो की मांग पर तैयार किए जाते थे। उपेंद्र नाथ अस्क, भुवनेश्वर जगदीश चंद्र माथुर आदि प्रसिद्ध एकांकीकार केवल रेडियो एकांकी नहीं लिखते थे। रेडियो की एकांकियों का साहित्यिक स्तर प्राय बहुत ऊंचा नहीं होता, इसलिए इस क्षेत्र में बहुत कम नाम इस बीच उभर कर आए हैं। विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मीनारायण लाल मुख्यतः नाटककार हैं। उन्होंने एकांकी भी लिखे हैं। एकांकी विधा को अपनाने वाले रचनाकारों में विनोद रस्तोगी, चिररंजीत भी उल्लेखनीय हैं। ठीक है, वस्तुतः नाटक ऐसी विधा है जो वस्तुनिष्ठता की बहुत मांग करती है। नाटक केवल लिखा नहीं जा सकता, वह अभिनीत होकर दर्शकों के तरात में स्थापित करने के बाद पूरा होता है। इस दृष्टि से हिंदी नाटक अपने युग की आवश्यकताओं की पूर्ति करते नहीं प्रतीत होते। इस युग में कथनी करने के अंतर का जो बोध है उसे प्रकट करने के लिए नाटक सर्वोत्तम विधा है। इसलिए अन्य साहित्यिक विधाओं को नाटकीयता का महत्व बढ़ गया है। इस हिंदी जाति नाट्य परंपरा का थोड़ा बहुत उत्थान जन नाट्य मंच इप्टा में दिखलाई पड़ा है। हबीब तनवीर के आगरा बाजार, चरणदास चोर हिंदी की जाति नाट्य परंपरा का आशाप्रद कृतियाँ समझना उचित होगा। अब हबीब तनवीर की नाटक देख लेते हैं। आगरा बाजार है इनका, चरणदास चोर है। ठीक है, इनको हिंदी जाति नाट्य परंपरा का आशाप्रद कृतियाँ समझना उचित होगा। अब निबंध देख लेते हैं। निबंध ऐसी गद्य विधा है जो विचार परक और अनुभूति परक दोनों हो सकती है। निबंध ऐसी विधा है जो विचार परक और अनुभूति परक दोनों हो सकती है। विचार परकता उसे शास्त्र की ओर ले जाती है और अनुभूति परकता उसे सर्जनात्मक साहित्य की ओर ले जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रामचंद्र शुक्ल या आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध विचार परक हैं। वे अपने निबंधों में शास्त्र काव्य शास्त्र का निर्माण करते हैं। पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अधिकांश निबंध सर्जनात्मक साहित्य के कोट में आते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों की चर्चा पिछले क्षेत्रों के निबंधकारों से हो चुकी है। उनके अनेक श्रेष्ठ निबंध स्वतंत्रता काल में भी लिखे गए, जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, आम फिर बौरा गए, ठाकुर की बटोर आदि। नाखून क्यों बढ़ते, आम फिर बौरा गए, ठाकुर की बटोर, ये किसके निबंध हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ठीक है, वे अंतिम समय तक निबंध लिखते रहे। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देवदारू और कुट्टच जैसे भी निबंध 1960 के बाद लिखे गए। तो 1960 के बाद कौन सा निबंध लिखे? देवदारू, कुट्टच। ठीक है, द्विवेदी जी मूलतः सर्जनात्मक तथा ललित निबंधकार हैं। आप पूछ सकते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ललित निबंधकार हैं, तो हाँ हैं। ठीक, उनका मन सबसे अधिक इसी विधा में रमा है, अतः उनके निबंधों पर यहाँ कुछ चर्चा कर लेना अप्रासंगिक न होगा। द्विवेदी जी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनः निर्माण करते हैं। उनकी पद्धति आश्चर्यजनक रूप से नृतत्व विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी और भाषा विज्ञान की आंतरिक निर्माण पद्धति से मिलती जुलती है। वे सिक्कों, शिलालेखों, पुस्तकों आदि को नहीं, भाषा, रीति रिवाजों, मिथकों, अंधविश्वासों, रूढ़ियों, यहाँ तक कि बच्चों के खेल का भी इतिहास आधारभूत सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, यह अवश्य है कि वे इतिहास को इतने स्थूल रूप में नहीं लेते हैं। अपने अगाध पंडित को बोझ न बनाकर सामान्य मनुष्य की तरह सोच समझ पाना
और अनुभव कर पाना उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वे हर जानकारी पर हर अनुभव को सामान्य मनुष्य के व्यापक हित की कसौटी पर कसते हैं। कालबोध उनके चिंतन की दूसरी विशेषता है। कालबोध उनके चिंतन की दूसरी विशेषता है, जिसे वे कई बार मनुष्य की जय यात्रा जैसे शब्द जिसे वे कई बार मनुष्य की जय यात्रा जैसे प्रयोग से प्रकट करते। काल की निर्बाध अकुंठ गतिशीलता में सार तत्व क्या है? आप पूछ सकते हैं कि मनुष्य की जय यात्रा किसके विषय में कहा गया? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के विषय में, ठीक है, शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या यह उनकी मुख्य चिंता है? द्विवेदी जी वनस्पति साहित्य भाषा इतिहास सबका इतिहास बताते हैं, जिससे उन सबको हम नए ढंग से पहचानने लगते हैं। द्विवेदी जी प्राचीन साहित्य और संस्कृत के पंडित हैं, फिर भी उनकी शैली बहुत सहज, अनौपचारिक और आत्मीय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कह रहे हैं, वे तद्भव ही नहीं क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग धड़ल्ले से करते हैं। आगे के निबंध संग्रह प्रकाशित हुए। अब आगे जी का देख लेते हैं। कुट्टी चातन नाम से उपनाम से व्यक्तिपरक निबंध लिखे। मतलब कुट्टी चातन नाम से आगे जी निबंध लिखते थे सिंपल सी भाषा में। आगे ने साहित्य, कला, संस्कृत जैसे विषयों पर भी निबंध लिखे हैं, ठीक है। निबंधों में उनका चिंतक रूप उभरा है। आत्मनेपद भवंती उनके प्रतिनिधित्व निबंध संग्रह है। आप पूछ सकते हैं आत्मनेपद भवंती किसके निबंध हैं? तो आज्ञा जी के हैं, याद रखना। जैनेन ने इस प्रकार के गंभीर चिंतन परक निबंध आगे से पहले लिखे हैं, ठीक है। अब जैनेन ने भी पहले लिख चुके, आगे से पहले जैनेन जी के बाद निबंध लिखते रहे। राम वृक्ष बेनीपुरी और भंदत आनंद, एक मिनट को, हाँ, राम वृक्ष बेनीपुरी भंदत आनंद कौशल्यान ने निबंध साहित्य की श्रीवृद्धि की। अब निबंध साहित्य की श्रीवृद्धि किसने की? राम वृक्ष बेनीपुरी भंदत आनंद कौशल्यानंद ने की है, ठीक है। बेनीपुरी जी सामाजिक उत्पीड़न से विक्षुब्ध होने वाले लेखक हैं, ठीक है, किंतु उनके निबंध भावप्रवण होते हैं, जबकि कौशल्यान और उन्हीं समस्याओं को तर्कपूर्ण और सीधे साधे किंतु प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। गुलाब राय दिनकर, नागेंद्र, विनय मोहन शर्मा, विजेंद्र स्नातक के अधिकांशतः साहित्यिक निबंध लिखे। इंद्रनाथ मदान ने व्यक्तिपरक निबंध लिखे हैं। पूछ सकते हैं ये सब कि व्यक्तिपरक निबंध किसने लिखे हैं? तो इंद्रनाथ मदान ने। इस युग के निबंधकारों में हरिशंकर प्रसाद ने व्यंग्य परक निबंध लिखे। आप ये भी पूछ सकते हैं कि व्यंग्य परक निबंध किसने लिखे? तो हरिशंकर प्रसाद जी ने लिखे हैं, ठीक है। इनके निबंधों के विषय प्राय राजनीतिक सामाजिक होते हैं। व्यंग्य निबंधों में इतनी पैनी राजनीति सूझबूझ का परिचय हिंदी में दुर्लभ था। उनके व्यंग्य निबंधों में व्यंग्य का साहित्यिक प्रतिमान स्थापित हुआ। व्यंग्य भी गंभीर साहित्यिक विधा में गणनीय हुआ। वस्तुतः स्वतंत्रता तो भारत की मानसिकता यदि कहीं निबंधों में व्यक्त हुई तो परसाई के निबंधों में। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर संपूर्णानंद, राहुल जी आदि के अधिकांश निबंध सांस्कृतिक विषयों पर हैं, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा या संस्मरणात्मक क्रांतिकारियों के जीवन से संबंधित संस्मरण लिखने के लिए पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी दीर्घकाल तक हिंदी पाठकों द्वारा कृतज्ञतापूर्वक स्मरण किए जाएंगे। ठीक है। पत्रकार की भाषा कितनी सटीक चुस्त हो सकती है, यह चतुर्वेदी जी के निबंधों की भाषा शैली से जान सकते हैं, ठीक है। बनारसी दास जी के बारे में कह रहे हैं। डॉक्टर नामन सिंह ने व्यंग्य पर निबंधों का संकलन बकलम खुद के नाम से प्रकाशित कराया। बकलम खुद किसने प्रकाशित कराया? तो डॉक्टर नामन सिंह ने, ठीक है। धर्मवीर भारती का फुटकल निबंध संग्रह ठेले पर हिमालय। अब ठेले पर हिमालय किसका है? तो धर्मवीर भारती जी का है। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय निबंध सांस्कृतिक विषयों पर होते हैं। देखो, सांस्कृतिक विषयों पर निबंध किसके हैं? तो पंडित विद्यानिवास मिश्र जी, विवेकी राय, कुबेरनाथ राय के निबंध, ठीक है, 3 लोग। मिश्र जी इस भारतीय परंपरा के अच्छे जानकार हैं। कुबेरनाथ राय और विवेकी राय के निबंधों में लोक जीवन की ताजगी मिलती है और उसका आकर्षण भी। अब समालोचना देख लेते हैं।
स्वतंत्रता हिंदी आलोचना के क्षेत्र में अधिकांश पूर्वलोकित शुक्लोत्तर समालोचक सक्रिय रहे। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी ने जो कुछ लिखा है वह आधुनिक साहित्य के विषय में डॉक्टर नागेंद्र ने रस सिद्धांत पर काम किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कालिदास की काव्य की लालित्य मीमांसा की कालिदास की लालित्य योजना करते हुए काव्य रचना के विषय में कुछ मौलिक प्रश्नों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। इन आलोचकों का प्रभाव स्वतंत्रता हिंदी आलोचना पर है, किंतु इसके अधिकांश महत्वपूर्ण समालोचना ग्रंथ 1947 के पूर्व निकल चुके थे, व्यवहारिक आलोचना से पहले कर चुके थे। इस कालखंड में उन्होंने सिद्धांत निर्माण का काम ज़्यादा किया। पंडित नंदराय वाजपेयी का हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी किसका है? तो पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। ठीक है, याद रखना। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कबीर और डॉक्टर नागेंद्र का पंत, सुमित्रानंदन पंत। साकेतिक अध्ययन 1947 के पूर्व ही प्रकाशित हो चुका थे। इन आलोचकों की प्रारंभिक समालोचना शुक्ल जी से टकरा कर हुई थी। वाजपेयी जी और डॉक्टर नागेंद्र ने छायावाद संबंधी विचारों की आलोचना की। द्विवेदी जी ने कबीर का मूल्यांकन शुक्ल जी से भिन्न प्रकार का किया और भक्ति आंदोलन के प्रादुर्भाव के कारण के विषय में भी असहमति प्रकट की। वाजपेयी जी ने 1947 के बाद अधिकांश फुटकर साहित्यिक निबंध लिखे। डॉक्टर नागेंद्र ने आधुनिक साहित्य पर समीक्षात्मक निबंध लिखे। किसी एक कवि या ग्रंथ पर उनकी कोई पुस्तक नहीं आई। देव और उनका शोध ग्रंथ अवश्य प्रकाशित हुआ। रस सिद्धांत की उन्होंने जीवनवादी व्याख्या की। पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अनेक ग्रंथों का संकलन किया। उनका ध्यान नए आलोचना सिद्धांतों पर लगातार जाता रहा, जैसे बाद में नए समीक्षा साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन और शैली विज्ञान पर भी किताबें आई हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ठेठ आलोचक ने उनकी समीक्षा आलोचना का अनुशासन स्वीकार नहीं कर दिया। आलोचना लिखते समय भी उनकी शैली ललित निबंधकार की होती है। वे रचना पूर्व ब्रह्मांतर कारणों से एवं स्थितियों पर विचार ज़्यादा करते हैं। रचनाकार एवं वास्तविक आशय क्या है, इस पर भी बहुत ध्यान देते हैं। इसके लिए वे प्रयुक्त शब्दों के अर्थ के ऐतिहासिक अध्ययन में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रक्रिया से वे आलोचना के अनुशासन में न बंधे तो भी अर्थ का विस्तार करते हैं, जो कि आलोचना का वास्तविक क्षेत्र है। इसलिए द्विवेदी जी आलोचना शास्त्र का अनुसरण न करके भी श्रेष्ठ आलोचकों को गिने जाते हैं। मेघदूत एक कहानी इसलिए आलोचना की पुस्तक के रूप में भी उपादेय है। कालिदास की लालित्य योजना में उन्होंने कालिदास द्वारा प्रयुक्त उनके शब्दों की व्याख्या की है। द्विवेदी जी की व्याख्या ऐसी होती है कि उसमें काव्यार्थ की पहचान हो जाती है। अंतिम दिनों में द्विवेदी जी का ध्यान विभिन्न कलाओं के विकास के संदर्भ में कविता के उद्भव विकास की ओर गया। इसे समझाने के लिए उन्होंने मिथक, नृतत्व विज्ञान आदि का गंभीर अध्ययन करके कुछ निबंध लिखे, जिनका प्रयोग कालिदास की लालित्य योजना में हो गया। स्वतंत्रता हिंदी आलोचना विकास प्रधानता प्रगतिशील व्यक्तिवादी आलोचना के द्वंद्व से हुआ। प्रगतिशील आलोचना समाजवादी विचारधारा को लेकर चलती है। व्यक्तिवादी आलोचकों ने बहुत कुछ रूपवादी रुख अपनाया। इनका आग्रह इस रूप में प्रकट हुआ कि कृति की विशिष्टता को ध्यान में रखकर उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। सभी प्रकार की विचारधारा से परहेज और यथासंभव रचना से उसे दूर रखने का भी आग्रह व्यक्तिवादी आलोचना करती है। इस प्रकार की आलोचना आगे लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देवनारायण शाही, धर्मवीर भारती आदि लेखकों में मिलती है। इनमें से लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता के नए प्रतिमान नामक पुस्तक लिखी। आप पूछ सकते हैं नई कविता के प्रतिमान किसकी पुस्तक है? तो लक्ष्मीकांत वर्मा की। नई कविता की प्रकृतियों को रेखांकित करने का प्रयास किया। इनके अनुसार लघु मानव को काव्य का
विषय बनाना और कविता को राजनीतिक वादों से बचाए रखना नई कविता का प्रधान लक्षण है। आगे ने रचना की निजता, स्वतंत्रता और बाहरी अतिवादों से साहित्य को बचाए रखने पर जोर दिया। आगे ने रचनात्मक भाषा शैली के प्रभाव पतित होकर फैशन या रीति बन जाने को रचनात्मक के लिए हानिकार बताया। धर्मवीर भारती ने अपनी पुस्तक मानव मूल साहित्य किसका है, तो धर्मवीर भारती की पुस्तक प्रगतवादी रचना दृष्टि का विरोध किया है। साहित्य की आलोचना दृष्टि इतिहास में निरपेक्ष नहीं है। वे हिंदी साहित्य की परंपरा को महत्व समझते हैं। समीक्षा करते समय उनका ध्यान लोक जीवन और साहित्य पर भी रहता है। उन्होंने लघुमानों के बहाने हिंदी कविता, एक बहस, शमशेर की कविताओं को बनावट आदि विचारोत्तेजक आलोचनात्मक निबंध लिखे। हिंदी जिनकी गूंज बहुत देर तक बनी रही। उनकी मृत्यु 1983 के उपरांत जायसी पर उनकी समीक्षात्मक ग्रंथ जायसी प्रकाशित अजय प्रसाद द्विवेदी का है, ये काफ़ी चर्चित हुई। इसमें शाही ने जायसी को शुद्ध कवि के रूप में प्रतिष्ठित करने की कोशिश की। यह समीक्षा पुस्तक सृजनात्मक समीक्षा की एक बेहतरीन उदाहरण है, एग्जाम्पल है। प्रगतिशील आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, चंद्रबली सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह प्रमुख है। तो प्रगतिशील आलोचक में कौन है? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामविलास शर्मा, चंद्रबली सिंह, डॉक्टर नामवर सिंह प्रमुख है। शिवदान सिंह चौहान और प्रकाश चंद्र गुप्त प्रगतवादी दृष्टि से अनेक रचनाकारों, कृतियों और जनवादी समस्याओं पर फुटकर निबंध लिखे हैं। इनकी भूमिका लेखकों और पाठकों को मार्क्सवादी चिंतन से परिचित कराना या उन्हें प्रेरित करना है। प्रारंभ में प्रगतिशील आलोचना परंपरा का विरोध करने में संयम कम बरतती थी। रामविलास शर्मा ने परंपरा का उचित मूल्यांकन करके प्रगतिशील समीक्षा की हिंदी जाति साहित्यिक परंपरा से जोड़ा। उन्होंने भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, निराला, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर परिश्रमपूर्वक गंभीर पुस्तकें लिखकर प्रगतवादी आलोचना को प्रतिष्ठित किया। निराला पर पहला लेख 1934 में लिखा। तब से लगभग 40 वर्षों तक वे साहित्य का अध्ययन मनन करते रहे। किसके? रामविलास शर्मा के बारे में कह रहे हैं। इसका परिणाम निराला की साहित्य साधना के 3 खंड हैं। अब पूछ सकते हैं निराला की साहित्य साधना के कितने खंड हैं, तो 3 खंड है। रामविलास शर्मा ने निराला के व्यक्तित्व और साहित्य में अंतःस्तंभता एवं अन्योन्याश्रय संबंध देखा। निराला की साहित्य साधना खंड 2 में निराला साहित्य की समालोचना है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला के काव्य की समालोचना स्थापत्य को ध्यान में रखकर की है, जिसमें शब्द और अर्थ की विविध रूपता को एक भवन के आकार की तरह देखा जाता है। निराला की कविताओं को दुरूह समझा जाता है और इसके लिए उनका उपहास भी किया जाता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने उनकी कविताओं में निराला का विश्वबोध, तार्किकता और अर्थ संगति खोजी। उन्हें अन्यतम मानवीय करुणा और वैश्य श्रृंगार का कवि बताया। निराला के कला पक्ष की विवेचना करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आधुनिक समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित प्राय सभी आलोचना पद्धतियों का उपयोग किया। उन्होंने हिंदी आलोचना को अनुचित रूपवादी आग्रह और वस्तुवादी एकांगिता से बचाकर उसकी समर्थ परंपरा का विकास किया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आग्रह और निष्कर्षों से सर्वत्र सहमत होना असंभव है। पंत मुक्तिबोध राहुल जी, यशपाल अजय प्रसाद द्विवेदी जी, जो उन्होंने लिखा है वह उनकी आलोचना का दुर्बल एवं एकांकी पक्ष है। डॉक्टर नामवर सिंह मध्यकालीन और आधुनिक साहित्य के मर्मज्ञ विद्वान हैं। हिंदी के समकालीन लेखन को वे सर्वाधिक प्रभावित करने वाले समालोचक हैं। अनेक भाषाओं के साहित्य पर उनकी निगाह रहती है, जिससे उनका साहित्य चिंतन पुष्ट होता रहता है। डॉक्टर नामवर सिंह के समय समय पर सामयिक साहित्य के अनेक समस्याओं पर विचार करते हुए अनेक लेखकों के अतिरिक्त छायावाद की नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज पुस्तकें लिखी। किसने? डॉक्टर नामवर सिंह ने।
और अंतिम पुस्तक आचार्य अजय प्रसाद द्विवेदी के इतिहास लेखन पर। इसके अतिरिक्त उनके लेखकों का एक संकलन इतिहास और आलोचना नाम से पहले प्रकाशित हो चुका। इतिहास और आलोचना किसकी है? तो नामवर सिंह की है। छायावाद में डॉक्टर नामवर सिंह ने छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय कहा है, जिसमें राष्ट्रीय जागरण की भावना केंद्र में थी। इस पुस्तक में उन्होंने छायावाद के भाव और कला पक्ष की विविध प्रकार प्रवृत्तियों का विवेचन करके छायावाद के ऐतिहासिक महत्व एवं काव्योत्कर्ष की व्याख्या की है। कहानी नई कहानी का देख लेते हैं। का महत्व इस बात में है कि पुस्तक के द्वारा हिंदी में कहानी आलोचना की गंभीर परंपरा प्रारंभ हुई। हिंदी आलोचना इसके पूर्व प्रधानता कविता की आलोचना थी। उपन्यास की थोड़ी बहुत समालोचना हुई है थी, किंतु कहानी की गंभीर आलोचना नहीं के बराबर। इसके द्वारा नई कहानी आंदोलन प्रतिष्ठित और परिभाषित हुआ। इसमें नई कहानी पुरानी कहानी का अंतर बताया गया और प्रमुख हिंदी कहानियों का विवेचना व्याख्या की गई। कविता के नए प्रतिमान में नामवर सिंह वस्तुतः नई कविता की ही विवेचना करते हैं। इसमें कविता का विश्लेषण करने में सहायक विभिन्न महत्वपूर्ण उपकरणों की व्याख्या की गई। व्याख्या नई कविता की व्यावहारिक आलोचना की प्रक्रिया में की गई। कविता की परिभाषा रस, अनुभूति, प्रामाणिकता, व्यंग्य, जटिलता, तनाव, प्रतीक, बिंब आदि को समकालीन बोध एवं हिंदी की समकालीन कविता के संदर्भ में समझाया गया। उर्वशी पर हुए विवाद को मुद्दा बनाकर नए पुराने बोध का अंतर स्पष्ट करने का प्रयास किया गया और अंत में मुक्तिबोध की प्रेषित कविता अंधेरे में व्याख्या करके मानो इस पुस्तक के प्रस्तावित प्रतिमानों को परीक्षित कर लिया गया है। मुक्तिबोध प्रधानता कवि थे, किंतु उन्होंने आलोचना के क्षेत्र में भी काम किया। कामयानी एक पुनर्विचार में उन्होंने कामयानी को बेहद फंटेसी कहा है और मुन्नु को ध्वस्त होती हुई सामंती व्यवस्था का प्रतीक कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी यह आलोचना कृति विचारोत्तेजक थी, किंतु अब वह मान्य हो चली है। मुक्तिबोध ने पंत, त्रिलोचन, शमशेर, दिनकर की उर्वशी पर भी मौलिक विचार प्रस्तुत करके अपनी आलोचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। तो कामयानी एक पुनर्विचार किसकी है? तो मुक्तिबोध की है। मौलिक विचार प्रस्तुत करके अपनी आलोचनात्मक प्रतिभा का परिचय दिया है। रचना प्रक्रिया संबंधी उनके विचार उनके सूक्ष्म काव्य चिंतन का परिचय देते हैं। चंद्रबली सिंह प्रतिभाशाली प्रगतवादी आलोचक है, जिनके निबंध लोक दृष्टि और साहित्य में संकलित हैं। डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ, श्री सुरेंद्र चौधरी आदि अन्य उल्लेखनीय प्रगतिशील आलोचक है। डॉक्टर देवराज और रामस्वरूप चतुर्वेदी किसी विचारधारा साहित्यिक सिद्धांत से प्रतिबद्ध आलोचक नहीं है। उनकी आलोचना में एक प्रकार का खुलापन है। डॉक्टर देवराज दर्शन के अध्यापक हैं। उनकी आलोचना का अतिरिक्त स्तर गंभीर होता है और निष्कर्ष स्पष्ट है। उन्होंने छायावाद का पतन किसकी है? तो देवराज की है। लेखक ख्याति प्राप्त की वे विदेशी साहित्य के ज्ञाता भी हैं, इसलिए वे देशी रचनाकारों की तुलना प्राय विदेशी रचनाकारों से कर देते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी समीक्षा में भाषा प्रयोग की विवेचना को महत्वपूर्ण मानते हैं और वे उन आलोचकों में हैं जो साहित्य की परीक्षा के लिए भाषा को सर्वाधिक विश्वसनीय साधन मानते हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास के लेखक के शब्दों में भाषा और साहित्य के साथ साथ तथा उसके माध्यम से हिंदी भाषी जाति के विभिन्न मूल्यों के विकास को भी रेखांकित करने का उपक्रम है। ठीक है, ये देख लेना, इम्पोर्टेंट है कोटेशन। यहाँ हिंदी साहित्य के साथ हिंदी संवेदना का विकास भी होने का यत्न हुआ है। इधर हिंदी आलोचना पर शैली विज्ञान संरचनावाद का भी प्रभाव पड़ा है। वस्तुतः शैली विज्ञान संरचनात्मक विश्लेषण समालोचना के उपकरण है। समालोचना नहीं, इन दोनों विषयों पर डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव ने प्रचुर जानकारी देने वाली पुस्तकें लिखी। आलोचना पत्रिका के माध्यम से नए लेखक के आलोचनाकार के हाथ में बटा रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी, धनंजय मैनेजर पांडे, नित्यानंद तिवारी, खगेंद्र ठाकुर, परमानंद श्रीवास्तव, निर्मला जैन, नंद किशोर नवल आदि हमारे समय के उल्लेखनीय आलोचक हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं। साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं का मंच है। ठीक है,
साहित्यिक पत्र पत्रिका साहित्य का मंच है, ठीक है। उनमें साहित्य के विविध रूप नहीं, आंतरिक विवाद, प्रेरणा, पाठक वर्ग की प्रतिक्रिया अर्थात समूचा साहित्य एवं साहित्यकार संसार होता है। जो साहित्य पुस्तक रूप में नहीं आ पाता वह अपने मूल रूप के पत्रिकाओं में मिल जाता है। इम्पोर्टेंट है। जो साहित्य पुस्तक में रूप में नहीं आ पाता वे अपने मूल पत्रिकाओं में मिल जाता है, ठीक, मूल रूप में, है ना। इसलिए उनके संरक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। हिंदी के विविध आंदोलन और साहित्यिक प्रवृत्तियों को उद्भूत एवं सक्रिय करने में पत्रिकाओं की अग्रणी भूमिका रही है। हरिश्चंद्र पत्रिका, कविचंद सुधा, सरस्वती माधुरी सुधा, हिंदी प्रदीप, मतवाला, विशाल भारत, हंस, रूपाम्ब आदि का नाम एक एक साहित्यिक प्रवृत्ति और युग से जुड़ा है। हिंदी साहित्य की सृजना और बोध की प्रक्रिया इन पत्रिकाओं के माध्यम से ही संचालित और अभिव्यक्त हुई है। स्वतंत्रता तो भारत में हंस, प्रतीक, कल्पना, वसुधा, नई कविता, ज्ञानोदय आदि पत्रिकाओं ने साहित्य को विकसित एवं प्रचारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन पत्रिकाओं में कहानी, नई कहानी विशेष उल्लेखनीय है। स्वतंत्रता तो भारत के साहित्यिक पत्रिकाओं के संपादन के क्षेत्र में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जैसी परंपरा का पालन यदि किसी साहित्यकार ने किया है तो श्री भैरव प्रसाद गुप्त ने। उन्होंने कहानी, नई कहानी के माध्यम से हिंदी कहानी के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया है। कालांतर में हिंदी में लघु पत्रिकाओं का आंदोलन चला है, ठीक है। कालांतर में हिंदी में लघु पत्रिकाओं का आंदोलन चला है। उसका कारण यह है कि हिंदी पत्रकारिता भी पूंजीपतियों के कब्जे में आ गई। लघु पत्रिकाओं प्राय प्रगतिशील साहित्यकारों ने निकाली। यदि लघु पत्रिका कोई पत्रकारिता आंदोलन था तो इसके प्रवर्तन का श्रेय श्री विष्णुचंद्र शर्मा को मिलना चाहिए। इन्होंने कवि नामक पत्रिका 1958 काशी से प्रकाशित संपादित की। इसका साहित्यिक स्तर ऊंचा था। दस्तावेज वाम पहल अब उत्तरशती, उत्तरार्ध, गीत कथन कुछ अन्य चर्चित पत्रिकाएं हैं। 1968 आलोचना नाम से प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन से फिर से प्रकाशित होने लगी। आलोचना किसकी पत्रिका है, मतलब समीक्षा पत्रिका, तो डॉक्टर नामवर सिंह की, याद रखना, ठीक है। इसके प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान थे। समीक्षा की ही एक अन्य पत्रिका समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा के संपादन में आगरा से कुछ दिनों तक निकलती रही। श्री नेमिचंद्र ने नटरंग नामक नाट्य पत्रिका का संपादन किया। तो नटरंग किसके है? नेमिचंद्र जैन का। सरकार भी साहित्य को प्रोत्साहन देने और उसका प्रचार करने के उद्देश्य से कुछ साहित्यिक पत्रिकाएं निकाल रही। इनमें आजकल प्रमुख है मध्य प्रदेश सरकार सांस्कृतिक गतिविधियों के क्षेत्र में इधर उधर सक्रिय हुई। भोपाल से पूर्वग्रह और साक्षात्कार नामक स्त्री पत्रिका प्रकाशित हो रही। साहित्य अकादमी की ओर से भी सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को हिंदी में प्रस्तुत करने वाली समकालीन भारतीय साहित्य प्रकाशित हो रही। हिंदी साहित्य सम्मेलन में सम्मेलन पत्रिका नागरिक प्रचारणी सभा की ओर से नागरिक प्रचारणी पत्रिका भी अपना काम कर रही। अन्य गतिविधियां देख लेते हैं। रिपोर्टाज। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रांगों ने अकाल पीड़ित बंगाल का दौरा करके तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज लिखा, ठीक है। काव्य रूप की दृष्टि से इसे कहानी की विधा की विस्तार कह सकते हैं। देखो तूफानों के बीच किसका है, तो रांगों का है, ठीक है, याद रखना। वस्तुतः विधा अखबार की रपट के बहुत नज़दीक है। इसका उद्भव कौन?